किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन में इतना कमाओ कि महंगी से महंगी चीजें भी सस्ती लगने लगे, चाहे फिर वह सामान हो या फिर सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 10 है। दोस्तों यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी हीरा क्या है। हमारा ऑप्शन ए है रत्न सेल, ऑप्शन बी है शुद्ध कार्बन, ऑप्शन सी है शुद्ध बोरॉन और ऑप्शन डी है लहसुनिया। तो बताइए दोस्तों हीरा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरा शुद्ध कार्बन है। दोस्तों यदि इसके बारे में और कुछ हम बात करें तो दोस्तों हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है। दोस्तों यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों इसके बारे में और कुछ भी जानने की कोशिश करें तो यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, यानी इस पर न तो अम्ल क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज अगला क्वेश्चन है, यूरिया एक है, मतलब यूरिया क्या है? बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है जैव उर्वरक, ऑप्शन बी है अजैव उर्वरक, ऑप्शन सी है कंपोस्ट और ऑप्शन डी है फास्फेट उर्वरक। तो बताइए दोस्तों यूरिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरिया एक अजैव उर्वरक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यूरिया के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2NCONH2, यानी यूरिया का सूत्र होता है H2NCONH2। दोस्तों यह एक अजैव उर्वरक है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व, यानी जो नाइट्रोजन तत्व होता है इसमें 46% की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 15 जून और ऑप्शन डी है 15 जुलाई। तो बताइए दोस्तों यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना वृक्षों वाला घास स्थल क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों बिना वृक्षों वाला घास स्थल को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों हरित पट्टी, ऑप्शन बी है प्रेयरी, ऑप्शन सी है स्टेप और ऑप्शन डी है सवाना। यानी बिना वृक्षों वाला घास स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिना वृक्षों वाला घास स्थल को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताइए दोस्तों आरटीआई जो अधिनियम है वह भारत में कब लागू की गई? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है 12 नवंबर 2005, ऑप्शन बी है 15 जून 2005, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर 2005 और ऑप्शन डी है 15 मार्च 2005। तो बताइए दोस्तों जो भारत में आरटीआई एक्ट का कब गठन किया गया या कब इसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, यानी भारत में आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है CO में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में जुड़ा होता है। तो बताइए दोस्तों CO यानी कोबाल्ट में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है। हमारा ऑप्शन ए है 3:4 भार में, ऑप्शन बी है 1:1 भार में, ऑप्शन सी है 2:3 भार में और ऑप्शन डी है 3:2 भार में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कोबाल्ट में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 भार के रूप में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए जिस क्वेश्चन में हमें कुछ और लग रहा है कि अलग से इसे बताना चाहिए, हम उसे जरूर बता रहे हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, इसलिए इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकतम श्रृंखला दर्शाने वाला तत्व है, यानी जो ये 4 तत्व दिया हुआ है उसमें अधिकतम श्रृंखला कौन सी तत्व दर्शाती है। दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन में 4 ही दिया हुआ है, लेकिन जिस तत्व की यहाँ बात की जा रही है वो पूरे जितना भी तत्व की खोज की जा चुकी है उसमें सबसे अधिक श्रृंखला वाला गुण उसमें पाया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है अधिकतम श्रृंखला दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कार्बन है वह अधिकतम श्रृंखलन का गुण दर्शाता है। दोस्तों कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व भी माना जाता है। दोस्तों कार्बन ही प्रकृति में एक ऐसा तत्व है जिसके 5 लाख से अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो बताइए दोस्तों उस स्थान का हमें नाम बताना है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हमारा ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी है बेथलेहम और ऑप्शन डी है इजराइल। तो बताइए दोस्तों इनमें से किस स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है, यानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है। तो बताइए दोस्तों कौन है। हमारा ऑप्शन ए है जूलिस वार्ने, ऑप्शन बी है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी है ऑस्कर फील्ड। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जूलिस वार्ने है वे इसका लेखक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय का क्या नाम था। यानी जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों उसको जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो बताइए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है राज कपूर, ऑप्शन सी है दादा साहब फाल्के और ऑप्शन डी है भानु अथैया। तो बताइए दोस्तों इनमें से किन्हें सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। हमारा ऑप्शन तो हमने बोल दिया दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी दादा साहब फाल्के जो थे उन्हें सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, यानी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। दोस्तों यदि हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो दोस्तों यह विश्व सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यानी जो ऑस्कर अवार्ड है वह विश्व सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दोस्तों यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स
एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। और इसे कहाँ दिया जाता है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है सिकंदराबाद और ऑप्शन डी है कानपुर। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, यानी जो भारत के भी और विश्व के भी है जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोरखपुर, यानी जो अपना भारत में ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? किसने बनाया? तो बताइए दोस्तों, जो अमृतसर का जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किन्होंने करवाया? हमारा ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु तेज बहादुर। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो अमृतसर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। दोस्तों यह सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने ही अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, जो मानचित्र बनाता हो उसे क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है मानचित्रकार, ऑप्शन बी है कोशकार, ऑप्शन सी है रसायनज्ञ और ऑप्शन डी है वक्ता। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों तो इस सिंपल सी भी बात है कि जो मानचित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानचित्रकार। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कागज का आविष्कार किया? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है कि सिंपल से, और उम्मीद करते हैं कि अधिकतर लोगों को पता भी होगा, लेकिन दोस्तों यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। यानी किस देश ने कागज का आविष्कार किया या फिर कागज की खोज किस देश में हुई, इस टाइप से करके घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है यूएस। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यूएसए ए छूट गया है, यानी देखिएगा यहाँ क्या होगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चीन ने कागज का आविष्कार किया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटम बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? हमारा ऑप्शन ए है ऑटो हन, ऑप्शन बी है टोरी सेल, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है थॉमसन। तो बताइए दोस्तों, जो एटम बम का है आविष्कार उसका किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटो हन जो थे उन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? यानी भारत का कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन है जो पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? हमारा ऑप्शन ए है कल्पक्कम, ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है नरोरा, ऑप्शन डी है तारापुर। तो बताइए दोस्तों,
कौन सा जो है स्टेशन है, परमाणु शक्ति स्टेशन, जो पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो कल्पकम है वो पूरी तरीका से देशज रूप से बनाया हुआ है। दोस्तों इसकी कुछ बात करें, इस विद्युत गृह की स्थापना भारत में तीसरी परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों यह एक पूर्ण रूपी एकदम स्वदेशी तकनीकों से इसका निर्माण किया है। दोस्तों इसमें 2 इकाइयां हैं। प्रथम इकाई में जो कार्य का जो शुरुआत हुआ था वह 23 जून 1983 से शुरू हो गया था, और जबकि दूसरी इकाई में 1985 ईस्वी में कार्य शुरू हो गया था। दोस्तों इस संयंत्र से तमिलनाडु को विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? तो बताइए दोस्तों किस वर्ष जो 14 प्रमुख बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया? हमारा ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1981। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1969 में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। दोस्तों बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, यानी राष्ट्रीयकृत किया था। दोस्तों ये जो पहली बार जो राष्ट्रीयकृत हुआ था, यानी जो 19 जुलाई 1969 को, उसमें जो था वैसे बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ से अधिक थी उनका जो राष्ट्रीयकृत किया गया था। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर बाद में 6 बैंकों का किया गया जिनका राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, यानी 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो जो शुरुआती समय में किया गया था यानी 19 जुलाई 1969 को जो किया गया था, और उस समय वैसी बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ थी, ठीक है। लेकिन जब जो 15 अप्रैल 1980 को किया गया, उस समय वैसे बैंक जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उनका किया गया। यानी अभी तक हमारे देशों में कुल मिलाकर 2 बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार शहरी लोगों में पोषात्मक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा यह है। यानी जो भारतीय योजना आयोग है उसके अनुसार शहरी लोगों में पोषणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा किन्हें माना जाएगा? तो बताइए दोस्तों, यानी 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है जो 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2000 कैलोरी और ऑप्शन डी है 2600 कैलोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2100 कैलोरी वालों को गरीबी रेखा माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को विकसित अर्थव्यवस्था में कहकर संबोधित किया जाता है? यानी किन्हें विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है? यानी बड़ी मात्रा, हमारा ऑप्शन ए है बड़ी मात्रा में औद्योगिक लाभों को अर्जित करने वाला देश, ऑप्शन बी है व्यापार और निर्यात में निपुण देश, ऑप्शन सी है उच्च HDI श्रेणी वाला देश और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी में उन्नत देश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उच्च HDI श्रेणी वाला देश को विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कह सकते हैं, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और आज का दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है 2000 कैलोरी प्रतिदिन या 500 प्रति माह, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह, ऑप्शन सी है
2100 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह। ऑप्शन डी है 2400 कैलोरी प्रतिदिन या 500 रुपया प्रति माह। तो बताइए दोस्तों कि ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यदि कोई व्यक्ति जिसकी कैलोरी प्रतिदिन 2400 है और मासिक आय 447 रुपया है तो उसे हम गरीबी रेखा का अनुमान लगा सकते हैं, यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको हम लोग अगले नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।